हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डियर दानिश सर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट एसएससी जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। तो इस वीडियो हम डिटेल डिस्कस करेंगे कितनी नंबर्स ऑफ पोस्ट हैं और साथ में क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इसकी लास्ट डेट कब है फॉर्म की, और जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। तो एसएससी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो टॉप पे इन्होंने टेबल दिया हुआ है, तो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ कि आपकी जो फॉर्म की डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है। तो जो फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, मतलब 22 मार्च से लेकर आपकी 30 अप्रैल तक जो है ये ऑनलाइन डेट है। इस डेट के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसकी जो रिसिप्ट है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है मतलब 30 अप्रैल को, ठीक है। ये टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हो थर्ड पे जो लिखा हुआ है, अगर आपने ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो उसकी डेट है वो कब है कि मतलब 2 मई तक, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट डिटेल देख सकते हो आप क्या क्या मतलब यहाँ पे अगर हम मैं एक हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वही डिस्कस करूँगा। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपका जो ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपका 2 टायर्स में होगा, ठीक है। फर्स्ट टायर जो आपका होगा वो होगा OMR, ठीक है। सॉरी, OMR नहीं, CBT होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका जो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो पेपर फर्स्ट आपका ये आपका होगा इसी साल जुलाई में, ठीक है। और आपका जो दूसरा एग्ज़ाम होगा इसी का जो टायर 2 होगा वो आपका होगा डिस्क्रिप्टिव। वो अभी नोटिफाई नहीं किया उसकी डेट, जब ये आपका प्री हो जाएगा देन उसके बाद आपका क्या होगा, जो आपकी डिस्क्रिप्टिव डेट है वो भी आपको अनाउंस कर दी जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, खुद भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी बताया था कि यहाँ पे मल्टीटास्क स्टाफ चाहिए और साथ में हवलदार की पोस्ट भी हैं। तो यहाँ पे एक यहाँ पे पढ़ सकते हो, SS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। जो पे लेवल आपको दिया हुआ 7th पे कमीशन, सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो डिटेल से। और यहाँ पे एंड हवलदार पे लेवल एज पर पे मैट्रिक्स है 7th पे कमीशन। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था टॉप पे एक मैंने चीज़ लिखी हुई थी CBIC और CBN, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, ये जो दिया हुआ है। और साथ में CBN, इस मतलब डिपार्टमेंट में ये जो पोस्ट है एसएससी की, वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रिक्रूटमेंट करनी है, ठीक, सॉरी, आपको फॉर्म फिल ऑनलाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। अगर मैंने बताया था मल्टीटास्किंग स्टाफ, अभी उसकी मतलब बताई नहीं है, लेकिन फॉर्म आप भर सकते हो, बाद में ये बताएंगे। लेकिन जो हवलदार की पोस्ट है वो है 3603, ठीक है ना। मतलब 3603 पोस्ट हैं जो आपकी, वो किसकी, हवलदार की, ठीक है। काफ़ी बड़ी पोस्टें हैं, ठीक है। तो ये मौका मिस ना करें, फॉर्म को ऑनलाइन आज से ही करना स्टार्ट कर लें, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल में भी रिजर्वेशन दी जाती है SC ST वालों को, OBC वालों को। और ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी क्राइटेरिया वो आपको पता है सबको। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में डिटेल से बताया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो सारे पॉइंट में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो अब हम बात करते हैं नीचे कि अब यहाँ पे जो कौन कौन फॉर्म के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले बात, मुझे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद यह सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। तो ये डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है एज लिमिट, ठीक है, कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए इस जॉब के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ कि 18 से लेकर 25 तक, ठीक है। ये जो कैंडिडेट है ये फॉर्म फिल कर सकता है। और आगे वहाँ पे बताया हुआ है कि कब से कब तक मतलब होना चाहिए, मतलब 2/1/1997 से लेकर नॉट बिफोर बर्थ, ठीक है। इससे पहले वो उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और ना ही सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ से ये दिया हुआ है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 18 से 25 तक होनी चाहिए। मतलब इसके दौरान इसके बीच आपकी होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 1997 जो है एक ये, और 2004, इसी के बीच आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लाई करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 18 से 27 तक, ठीक है ना। ये कौन सी है, हवलदार के लिए, ठीक है, वो था मल्टीटास्किंग के लिए, ठीक है।
एंड हवालदार CBN के लिए। अब यहाँ पे क्या है, ये CBN के लिए और साथ में CBIC डिपार्टमेंट के लिए। ये था CBN डिपार्टमेंट के लिए और ये था CBIC डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे एज है वो 28 से 27 कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो टेबल में बताया हुआ कि SC ST वालों के लिए कितनी रिजर्वेशन चाहिए, OBC वालों के लिए कितनी रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात बताता हूँ, जैसे जो 18 से 27 तक कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उनको अगर वो SC और ST कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनको 5 साल की रिजर्वेशन मिल गई है, ठीक है। वो 5 साल भी मतलब अगर उनकी एज 32 तक या 31 तक भी बन रही है तब वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज वाले भी देख लें उनको कितनी कितनी एज रिलैक्सेशन मिली है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जैसे कि आपको बताता हूँ क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसके लिए। अच्छा, यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी कब होनी चाहिए, 30/4 को, ठीक है ना। 30/4 को इसकी लास्ट डेट है, उस तक इस डेट तक आप फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हो। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या किसी और बोर्ड से अगर आपने कोई इक्विवेलेंट मतलब क्वालिफिकेशन की है तो तब भी वो भी चलेगी, ठीक है। सेकंड क्या, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेटेड पब्लिश इन गेस्ट ऑफ इंडिया ऑल द डिग्रीज, ठीक है। ऑल द डिग्रीज और डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्ड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस, अगर किसी कैंडिडेट ने ओपन या डिस्टेंस के जरिए कोई डिग्री क्वालिफिकेशन ली है, ठीक है, तो या कोई डिग्री वगैरह की है तब वो भी चलेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप फॉर्म को ऑनलाइन फिल करोगे वहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड मांगी जाएगी कि किस किस के रिलेटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नीचे बात करते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9.3 पैरा में दिया है कि ऑल द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिलीवेंट सर्टिफिकेट सच एज अ मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जिन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट कॉल किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स के लिए कॉल किया जाएगा, तो उनको आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेकर आने हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो आप SSC की साइट पे जाके विजिट करोगे, वहाँ पे लिखो SSC.NICN, या आप यहाँ पे साइट पे यहाँ डायरेक्टली नोटिफिकेशन पे ओपन करके यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो या डायरेक्टली आप SSC की साइट पे जाकर वहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो, और साथ में ये फॉर्म आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हो अगर आपके पास। उसके बाद जब आप फॉर्म को फिल करोगे, ठीक है, तो आपका जो कलर पासपोर्ट साइज़ है फ़ोटो है उसका जो आपकी साइज़ है वो 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपका साइज़ इससे कम होगा या इससे बड़ा होगा तो आपका जो फ़ोटो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों के लिए बताया हुआ कलर इसके लिए फ़ोटोग्राफ के लिए, और साथ में नीचे दिया हुआ या फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपका जो फोटो है जिसका साइज़ है 20 KB से लेकर 50 KB तक, ठीक है, तो ये आपका 3 महीने तक पुराना भी होना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे ये कह रहा है इफ़ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज़ नॉट अपडेटेड, अगर आपने अपना फोटोग्राफ है वो अपलोड नहीं किया प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो आपका जो कैंडिडेट है वो विल बी कॉल्ड कैंसिल, तो वो कैंडिडेट क्या हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट बताई हुई है, ठीक है, वो पहले मैंने आपसे डिस्कस की है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, ठीक है। तो आपकी जो फ़ीस है वो कितनी है, 100 रुपीज़, ठीक है। ये है ओपन कैटेगरीज वालों के लिए, और जो कैटेगरी SC ST और जो अदर कैटेगरीज वाले हैं उनके लिए ये फ़ी नहीं है, वो फ्री ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फ़ी की ऑनलाइन डेट है वो भी बताई हुई है कि इस डेट से पहले पहले आपकी जो फ़ी है वो सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 30 अप्रैल तक, ठीक है। और जो ऑनलाइन फ़ी की डेट है वो क्या है, मतलब 2 मई तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे नीचे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, तो आपको रीजन के हिसाब से सेंटर अलॉट होंगे। अब अपना सेंटर वहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इनका नॉर्दर्न साइड सेंटर आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वेस्ट वाली साइड करते हैं उनका वेस्टर्न सेंटर आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपना सेंटर जो चूज़ कर सकते, जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पर आप पेपर देना चाहते हो वहाँ पर आप सेंटर अपना चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सारा आजकल जॉब नोट जो जितनी भी जॉब्स हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ CBT पेपर फास्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली पोस्ट फॉर हवालदार। ठीक है, ये जो पैरा 14.1 बता रहा है, ये बता रहा है सिर्फ किसके लिए, हवालदार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक तो आपका CBT होगा पहले, देन उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटिंग नोटिस इज टेंटेटिव एनी चेंजेस इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड। अब ये कह रहा है कि जहाँ पे जो डेट दी हुई है वो टेंटेटिव है। ठीक है, मतलब चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर चेंज होगी तो आपको थ्रू वेबसाइट के ज़रिए आपको बताया जाएगा। ठीक, देयर शुड बी नो प्रोविजन फॉर रीएवल्यूशन रीचेकिंग ऑफ द स्कोर। ठीक है, अगर आपने एग्जाम दे दिया, अगर आपको एग्जाम में कोई डाउट है तो आप उसके लिए रीएवल्यूशन या रीचेकिंग का कोई ऑप्शन अवेलेबल आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होगा। CBT एग्ज़ाम में आपके 4 पोर्शन होंगे। ठीक है, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश होगा, जनरल रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया और उसके बाद जनरल अवेयरनेस होगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे 4 पोर्शन आपके 25-25 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, टोटल हो गया आपके मार्क्स कितने हो गए, 100। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्या, इस 100 मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट। ठीक है, जो आपको 8.1 पैरा 8.1 और 8.2 में प्रॉपरली तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, सेकंड पेपर मैंने आपको बताया था वो आपको होगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक, अब यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, उसके बाद नीचे सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो मैंने बताया था कि जो पेपर सेकंड होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और लेटर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बता रहे 8 शेड्यूल। ठीक है ना, आपने जब शेड्यूल पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपको ऐसे और लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप वो 22 लैंग्वेज में किसी में भी लिख सकते हो जाकर। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऐसे भी 25 मार्क्स होगा और आपका लेटर भी 25 मार्क्स होगा, और दोनों मिला के आपके हो जाएंगे 50 मार्क्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या मिल जाएगा, 45 मिनट अलॉट होंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं नीचे सिलेबस की। ठीक है, जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सिलेबस चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी कि इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज वोकेबुलरी ऑफ ग्रामर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है, मतलब 10th लेवल के बेस पे जो इंग्लिश होगी वो आपको पढ़ के जानी है। ठीक, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंसी, ये तो आपको पता हर एग्जाम में आजकल आती है। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो 10th लेवल तक आपने पढ़ा है वही आएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो किस किस के बारे में पूछा गया है। जनरल अवेयर जैसे पॉलिटी की हम बात करते हैं, ठीक है ना, जनरल पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि जो विजुअल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनको 40% मार्क्स, एंड अबव विजुअल डिसेबिलिटी देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ मैप्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, स्टैटिस्टिकल डेटा इन द पेपर। ठीक है, इन कैंडिडेट के लिए कोई ऐसा मतलब यहाँ पे पेपर में नहीं दिया होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है पेपर सेकंड, द पेपर विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि 8 शेड्यूल में आपको 22 लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, लेकिन कॉमन देखा जाए पेपर इंग्लिश और हिंदी में सेट होता है। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट जिसको कोई और लैंग्वेज में लिखना होता है तो वो भी लिख सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया PET टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। आपको 1600 मीटर जो आपको रेस करनी है। ठीक है, ये आपको रेस होगी आपकी, ये आपकी बन जाएगी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 20 मिनट। ठीक है, अच्छा उसके बाद सॉरी आपको क्या करनी है 15 मिनट के अंदर, सारी थोड़ा गलती होगी, जो आपका PET है, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें आपकी जो रनिंग होगी वो होगी 1600 मीटर। ये जो आपको करनी है 15 मिनट के अंदर, ये किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ठीक है, ये आपको करनी है कितने, 20 मिनट में। ये आ गई फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये उसके बाद क्या किया, साइकिलिंग भी मेल के लिए अलग बताई हुई है और फीमेल के भी अलग बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद हाइट आपकी ये होनी चाहिए। उसके बाद ये फीमेल के लिए बताइए और ये बताइए फीमेल के लिए, ये आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एडमिशन टू एग्जामिनेशन कैसे आपको मतलब आपने फॉर्म जब फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका कॉल लेटर एडमिट कॉल आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसमें आपको क्लियरली बताया होगा क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन एडमिशन टू एडमिशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी टू कैरी लीस्ट टू फोटो। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे आपके पास कम से कम 2 पासपोर्ट फ़ोटो होने चाहिए रिसेंट कलर के। अच्छा, उसके बाद एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो जब आपकी ये हो जाएगी देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो
तो ये थी दोस्तों आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट और इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ओके बाय, अल्लाह।